हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम शशि वालिया है एंड मैं एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं एंड द नेम ऑफ द लेक्चर सीरीज इज क्लास 12th फिजिक्स, है ना। एंड द मेन फोकस ऑफ दिस सीरीज इज ऑन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आए। ठीक है, तो एक एक चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस पूरे जो भी लेक्चर अभी सीरीज है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है इसको। जैसे मेन फोकस रहेगा, सबसे पहले फोकस रहेगा आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी, या फिर बोल सकते हो थ्योरी प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है, सबसे बेसिक तो ये। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड जो रहेगा सबसे मेन, वो फोकस करेंगे हम सिंपल से आपके जो भी एग्जांपल्स हैं पूरी बुक में। ठीक है, एग्जांपल सारे अभी सोल्व करेंगे या फिर अभी मतलब हिंट देके आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स के बाद हम बात करेंगे किस चीज की, एग्जांपल्स के बाद हम बात करेंगे बेसिकली आपका डेरिवेशंस पे। डेरिवेशंस के बाद आएंगी एक्सरसाइज और फाइनली आपके PYQ। ठीक है, इनके ऊपर हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें मतलब बेसिक थीम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है बेटा, ये कुछ एक बातें मेरे बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड जो फील्ड्स की बात है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स की बात है, ये आपका कंसेप्ट आता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल सा मीनिंग होता है व्हेन चार्ज इज एट स्टेशनरी कंडीशन। स्टेशनरी कंडीशन बोलने का मतलब है, ज्यादा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। सिंपल कि चार्ज जब अब स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, तब चार्ज कैसे बिहेव करता है। ठीक है, या उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स या मेन इंपैक्ट्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स, इस सारी की सारी चीज को नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और उसकी वजह से कौन कौन सी जो अभी मतलब प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं उसके ऊपर बात करते हैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे हम फोर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन चार्ज। फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, फिर आफ्टर दैट वी विल, फिर उसके बाद बात करेंगे बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात करेंगे हम सिंपली जिसको बोला गया डाइपो। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डाइपोल्स के बाद हम बात करेंगे आपका गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये पूरे फर्स्ट चैप्टर का बेसिक थीम रहने वाला है। इसी से रिलेटेड सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं। तो लेकिन हाँ, पूरा जो चैप्टर स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर जो है उनका बेसिक थीम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज को एक जगह पे रख दिया। ठीक है, फिर उसने कैसे बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे हम। ठीक है जी, अब सबसे पहले तो स्टडी करते हैं कि चार्ज होता क्या है, क्यों चार्ज को पढ़ा जा रहा है यहां पे। ठीक है, आप लोगों ने अभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने यू हैव हर्ड अबाउट करंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जहां से भी आती है उनका कहीं ना कहीं से रिलेशन होता है आपका चार्ज से। ठीक है, तो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, करंट या इससे रिलेटेड जो भी अभी प्रॉपर्टीज है, फॉर दैट द बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ज वेरी वेल। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ज को डिफाइन करने की बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। चार्ज होता है आपका बेसिकली, चार्ज क्या है, चार्ज होता है, चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज इज फिजिकल क्वांटिटी
कैसी है क्वांटिटी? फिजिकल का मतलब जो आप रियल लाइफ में फील करते हो, जैसे आप हो गया मास, फोर्स, अभी मोमेंटम जो आप अभी क्लास 11th में पढ़ के आए हो, ठीक है। दैट मीन द फिजिकल क्वांटिटी विच एक्सपीरियंसेस force when placed in इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात करेंगे कहां से आई ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या है समझना, चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम रियल लाइफ में फील करते हैं, विच एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ, कुछ भी फोर्स हो सकता है लेकिन फोर्स करती है वो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहां से आती है वो भी बात करेंगे क्योंकि आपकी बुक में है, ठीक है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन ये होगी। सेकंड आता है आपका चार्ज, जो है आपका दो टाइप का है। चार्ज आपका दो टाइप का है, इसके अलावा कोई चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इसके अलावा कोई भी चार्ज होता नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सिंपल स्टडी करने का तरीका है। आफ्टर दैट यूनिट्स के होते हैं किसी, जैसे आपने पढ़ा होगा फोर्स के यूनिट होते हैं आपके न्यूटन, ठीक है। इन द सेम वे द यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम्स, जिसको लिखा जाता है कैपिटल सी, ठीक है। उसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है। क्या होता है उसके होते हैं यूनिट होते हैं कूलम्स, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। आफ्टर दैट अगर सेम चार्जेस रखे गए, सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस है, तो उनमें जो फोर्स आता है वो होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। कैसा फोर्स होता है बच्चे? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उसमें फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बोलने का मतलब कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो उसमें फोर्स आएगा रिपल्शन। अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो उसमें भी कैसा फोर्स आएगा बेटा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो उसमें फोर्स आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, चार्ज से रिलेटेड छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमने चार्ज को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है, ठीक है जी। अब और छोटी छोटी बातें करते हैं कि चार्ज कैसे बना, कहां से बना, क्या हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा, आपने थोड़ा सा स्टडी किया होगा कि अब जो कोई भी एटम होता है उसका शेप क्या होता है? मैक्सिमम चलो सर्कुलर मान लेते हैं। और सेंटर पे क्या होता है? उसके सेंटर पे होता है उसके न्यूक्लियस, ठीक है। चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स पे, और सेंटर पे क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पे क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स, ठीक है। इस पे होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। सबको पता है ये, पहले केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा, ठीक है। एंड अब ये जो इलेक्ट्रॉन और ये एटम होता है, एटम क्या होता है आपका? जब मैक्सिमम एटम क्या होता है आपके? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल बोलने का मतलब है कि नो नेट चार्ज। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि नो नेट चार्ज। अब नो नेट चार्ज का क्या मीनिंग है? नो नेट चार्ज का मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज दिया किसने? पॉजिटिव चार्ज इज प्रोवाइडेड बाय द proton and the negative charge is provided by the electron. That's why the net charge क्या होता है आपका?
न्यूट्रल या फिर जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो सिंपल, इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होगा उतना ही प्रोटॉन पे होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दैट्स व्हाई द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको हम बात करते हैं वो नेगेटिव होता है, और वो होता है आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। जो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी आपको थोड़ा सा आपका बता रहा हूं, आगे काम आएगा ये। ठीक है, काम आएंगे। अगर यहां पे हमने चार्ज की बात कर ली, तो अभी मास की बात भी हम कर सकते हैं। मास की बात करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, आगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीजें आपको डेटा याद होना चाहिए। एक और चीज यहां पे सीख लेते हैं, आगे भी अब मतलब आएगा वो। ठीक है, वो क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के, माना यहां कुछ कोई और अभी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है यहां पे, मान के चलो इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया मैंने, यहां पे कोई एक और ऑब्जेक्ट रखा है, मान के चलो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है कोई एक। मैंने क्या किया, पहले तो ये सोच के बताओ कि ये जो पर्टिकुलर जो आपका एटम है, इस पर्टिकुलर एटम में से व्हाट विल बी द easiest way या what kind of particle you can remove from this atom। इस एटम में से किस पार्टिकल को इजीली रिमूव किया जा सकता है? ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो बाहर लूजली बाउंड होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को फॉर एग्जांपल मैंने हीट या अभी फ्रिक्शन या कैसे भी करके मैंने बाहर निकाला, तो इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब नेगेटिव। और पीछे बच कितना गया? पहले क्या था? पहले क्या था आपका न्यूट्रल, तो अब क्या बच गया वहां पे? पॉजिटिव चार्ज बच गया। इफ वी हैव रिमूव्ड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम, तो क्या हो गया? चार्ज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं? ठीक है, कोई चार्ज बना नहीं सकता, आगे अभी प्रॉपर्टीज में भी पढ़ोगे, चार्ज बना नहीं सकते आप, लेकिन व्हाट विल बी, हाउ यू कैन फॉर्म द चार्ज, की आपने किया नेगेटिव चार्ज या किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, पीछे जो बचा वो आपका पॉजिटिव चार्ज, पीछे जो बचा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो आई होप यहां तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में क्या एग्जांपल दिया है, उन्होंने क्या किया है आपकी बुक में, उन्होंने क्या किया बेसिकली, व्हाट दे हैव डिड, उन्होंने क्या किया, मतलब जो अब तक बढ़ा उसी को ये करने का तरीका, एक तो दो तो ली इन्होंने ग्लास रोड, दो ली प्लास्टिक रोड। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या किया, व्हाट दे हैव डन, दे रब्ड ग्लास रोड विद वूल, वूल के साथ क्या किया, रब किया। जब वूल के साथ रब किया बच्चे, तो वूल में क्या आ गया, इस ये जो अभी ग्लास रोड है इसने ट्रांसफर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स टू दी वूल। जब कर दिया तो यहां पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वूल पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सेम किया दूसरी एक और ग्लास रोड के साथ, तो यहां पे कैसा चार्ज है, अगर बुक में देखोगे तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज। जब दोनों को पास में लेके आए, सेम पोलैरिटी है। हाँ, एक और चीज यहां पे मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, बुक में लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी बेसिकली क्या है, पोलैरिटी क्या होता है, जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि दिस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव पोलैरिटी है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो क्या किया, जिस पॉजिटिव को पास में लेके आए, तो इसमें कैसा फोर्स आया बेटा, रिपल्शन। ठीक है, फिर क्या किया, they have put this plastic rod, they rubbed this plastic rod with again wool, वूल के साथ रब किया,
अब ये देखा कि ये जो प्लास्टिक रोड है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। इलेक्ट्रो तो वूल में कैसा चार्ज बच गया बेटा, पॉजिटिव, और प्लास्टिक रोड में कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो प्लास्टिक रोड, दो प्लास्टिक रोड को पास लेके आए, सेम पोलैरिटी, तो क्या होगा, अगेन रिपल्शन। फिर कुछ टाइम के बाद क्या किया, कुछ टाइम के बाद किया कि दे हैव ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड को पास लेके आए, तो अपोजिट पोलैरिटी, तो अट्रैक्शन। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपकी होनी चाहिए। बस यहां पे है कि हाउ, जो पहले बताया, पहले जब ग्लास रोड में दे हैव लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स, द वूल गेट द पोलैरिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द ग्लास रोड रिमेन विद द पोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पीछे बचा क्या, सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज इट हैव लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। बस नेक्स्ट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फर्स्ट मेन प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपल है, इज जस्ट द एडिशन ऑफ चार्ज एंड यू हैव टू पुट द चार्जेस विद देयर साइन। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन याद होनी चाहिए या फिर स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या किया, अगर एडिटिविटी ऑफ चार्ज, किसी सिस्टम में कुछ चार्जेस हैं 1 कूलम, 3 कूलम, -2 कूलम। किसी ने पूछा कि टोटल चार्ज कितना है, सिंपल ऐड कर देना। टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 1 + 3 - 2, क्योंकि 2 माइनस क्या है, ठीक है, साइन के साथ रखना है। आंसर आ गया पॉजिटिव का 2। सिंपल, इसको बोला एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलने का मतलब है कि जो भी चार्ज नेचर में अवेलेबल है, दैट पर्टिकुलर चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉलेस्ट चार्ज, एंड द स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे Q = N याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, पहले पर्पस डिसाइड करते हैं कि I have to make an object which have 3.2 कूलम ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाला मेरे को प्रोड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ चार्ज चाहिए। तो मैंने क्या किया, 3 कूलम चार्ज मेरे को यहाँ पे चाहिए, 3.2 कूलम चार्ज चाहिए। तो फॉर टू प्रोड्यूस 3.2 कूलम चार्ज आई हैव टू रिमूव नेगेटिव 3.2 कूलम चार्ज। सिंपल सी बात है ना, अगर मेरे को 3.2 कूलम चार्ज अगर यहां पे क्रिएट करना है पॉजिटिव, तो मेरे को उतना रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों अभी न्यूट्रल थे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल था। तो व्हेन आई हैव रिमूव दिस -3.2 कूलम चार्ज, तो दिस रिमूवल ऑफ चार्जेस टेक प्लेस ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्वांटास या स्मॉल पैकेट्स। और सबसे छोटे पैकेट की वैल्यू कितनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन n × 1.6 × 10⁻⁻19, अगर माइनस है तो। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े होंगे मेरे को। ऐसा नहीं है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन को दो हिस्से में काट दिया, डिटेल नहीं निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल ही निकलेगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन एक साथ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकलेगा कि जी 3.5 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल ली। ऐसा कभी भी होगा नहीं। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, 3.2 कूलम होगा। उसमें क्या छोटे छोटे चार्ज मतलब कैसे होंगे, अगर पूरा चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ये 3.2 कूलम, तो इसमें छोटे छोटे चार्ज किसके होंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। तो कितने, तो सिंपल होगा ना निकालना, n × E = -3.2 कूलम, n अंदर -1.6 × 10⁻⁻19 = -3.2 कूलम। माइनस से माइनस कट गया, n की वैल्यू कितनी आई बेटा, 3.2 / 1.6 × 10⁻⁻19, ये 2, तो = 2 × 10⁻⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़े होंगे इफ यू हैव टू मेक अ चार्ज ऑफ 3.2 कूलम। 3.2 कूलम। नेक्स्ट जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है बच्चे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मीनिंग है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हमने अभी सीखा कि चार्ज तो आप बना ही नहीं सकते हो। आपने क्या किया, जब न्यूट्रल से कुछ नेगेटिव निकाला तो पीछे बचा क्या, पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग तो कंजर्व ही था ना। ठीक है, जब दोनों को मिला दोगे तो फिर से जीरो आएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, कंजर्व। नेगेटिव निकाल दोगे तो क्या बचेगा पीछे, पॉजिटिव। इसको बोला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। तो जैसे ये प्रॉपर्टीज आपको याद है, जैसे यहां पे लिखी है, वैसे के वैसे आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे चलें। आगे नेक्स्ट आता है छोटा सा, जिसको बोलते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, बहुत कुछ पता है आपको इसके बारे में। कंडक्टर का सिंपल सा मतलब, दे कैन अलो चार्जेस टू मूव फ्रीली। ऐसे होती है कि जहां से इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हो कि मतलब इलेक्ट्रॉन वहां पे लूजली पैक्ड होता है, अगर वहां पे थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास कर जाएंगे। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, दे डू नॉट अलो चार्जेस टू मूव फ्रीली। वो चार्जेस को फ्रीली मूव करने देते नहीं है, वो चार्जेस को मूव करने, अभी फ्रीली मूव करने देते नहीं है। तो और जो कंडक्टर है उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे कॉपर हो गया, वुड हो गया, ये बहुत सारे कंडक्टर के कॉपर और इंसुलेटर के वुड हो गया, ऐसे ऐसे जो अभी मतलब प्लास्टिक वगैरह हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा है, एक कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ बेसिकली क्या डिफाइन किया, हम अब तक बात कर रहे थे कि द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड एट सम स्पेस, तो क्या होता है, उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स आता है। अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन होगा, अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है जी, ये हमने अब तक पढ़ा। लेकिन फोर्स कितना होगा और फोर्स कहां से आया, उसके ऊपर बात करते हैं। द लॉ इज कूलम्स लॉ। द कूलम्स लॉ ने क्या बोला, द कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये इसने बात करी, सिंपल सी बात। इसने क्या बोला कि टू चार्जेस है, Q1 और Q2, और दोनों के बीच में क्या है, R डिस्टेंस पे दोनों को प्लेस किया है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, यहां पे तो समझ में आया कि हमने क्या माना कि दोनों चार्जेस क्या है। अभी पॉजिटिव है तो समझ में आता है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा, पहले से पता है, लेकिन कितना आएगा। इट सेड द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, ये उसने बोला। मतलब इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि अगर Q1 की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, Q2 की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, तो जो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल से उसने ऑब्जर्व किया इस चीज को। ठीक है, जब इस चीज को एक साथ रखा गया तो ये ऐसे ही लिखोगे ना, R²। ठीक है, ये बना आपका सिंपल सा कूलम्स लॉ। अब यहां पे एक चीज है आपका, अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, जब ये मतलब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब रिमूव करोगे तो बीच में कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर मैं K को लिखना चाहूं, K को लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू होती है, सोल्व करते हैं इसको, आगे बात करेंगे क्या क्या, 9 × 10⁻⁹ ये आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो मतलब कूलम्स लॉ ने क्या बोला, मैग्नीट्यूड क्या दिया इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सा पता होना चाहिए कि आपने किया क्या है।
ठीक है, ये कूलम लॉ ने क्या किया, बेसिकली एक फोर्स डिफाइन करी, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, कि मतलब कौन सी रिपल्शन होगी कौन सी अट्रैक्शन होगी, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइड बाय आर स्क्वायर और कांस्टेंट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी, आई थिंक, है ना। ठीक है, अब क्या किया, अब और चीजों को बात करते हैं। हमने क्या किया, जब ऊपर सेटअप लगा रहे थे, अगर आपके एग्जाम में कूलम्स लॉ आता है तो बात करनी कि लेट Q1 Q2 आर टू चार्जेस, है ना, और दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, ठीक है, और उनको प्लेस किया, प्लेस इन वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है। और वैक्यूम बोलने का मतलब है कि वहां पे किस चीज की बात है बेटा, मीडियम भी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे जो एक टर्म यहां पे जो लिखी हुई है जिसको बोला एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंपल सा मतलब है कि ये जो चार्जेस जो है जिस मीडियम पे रखे गए हैं उस पे भी ये फोर्स डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दे आर पुट। तभी तो यहां स्पेसिफाई किया जाता है कि वैक्यूम पे रखा है, किसी और वाटर पे रखा जाएगा पूरे सेटअप को, Q1 Q2 को, तो कुछ और चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तब एक रिलेटिव परमिटिविटी की भी बात आती है, लेकिन हाँ आपकी बुक्स में नहीं है। अभी जो एनसीईआरटी का जो न्यू जो अभी चैप्टर है उसमें ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, उसके डिस्टेंस के बीच में और किस मीडियम पे रखा गया है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आती है आपका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट होते हैं आपका, वहां से भी आप अभी निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट के अभी यूनिट क्या होंगे, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, अगर एक नंबर में आएगा तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात फिट होनी चाहिए कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है, पढ़ क्या रहे हो। ये छोटी सी बात, आप इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए और ये वैल्यू कहां से आई इसकी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कि मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है, अब याद रखना कि अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, तब होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है जी। और F की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। और रिपल्शन कब आएगी, जब दोनों Q1 Q2 क्या होंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, है ना। और अट्रैक्शन कब आएगी, जब Q1 Q2 में से एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। या तो Q1 पॉजिटिव, लेकिन रिपल्शन कब आएगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो समझ में आएगा कि कहां पे अट्रैक्शन लिखना है, कहां पे रिपल्शन लिखना। पहले वैसे तो आपको पहले से पता भी होगा, ठीक है, एक नेगेटिव क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं, बट ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या है, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स है आपकी सिंपली आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा गया, जैसे आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा गया। एनसीईआरटी में क्या किया उन्होंने बोला कि ओरिजिन है कोई, ठीक है, ओरिजिन से एक चार्ज रखा गया है Q1 और एक चार्ज रखा गया है Q2, ठीक है। ओरिजिन से R1 वेक्टर के
ओरिजिन से एक सेकेंड में R1 वेक्टर दूर है आपका Q1 और R2 वेक्टर है Q2, ये मान लिया ओरिजिन। ठीक है, अब क्या बोला कि ये जो अगर वेक्टर, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन थोड़ा सा भी याद होगा तो इसकी वैल्यू होगी आपका सिंपल R2 माइनस R2 माइनस R1। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन पे फोर्स आएगा जिसको कैसे लिखा गया, इस डायरेक्शन वाले को फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और यहां वाले को लिखा गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, डायरेक्शन तो पहले से पता, अगर दोनों इफ द चार्जेस आर सेम पोलैरिटी देन द फोर्स विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स क्या होगा आपका, फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसको लिखा कैसे गया, अगर मैं F21 को लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्या लिखूंगा, के या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 पता ही है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, और F12 को अगर मैं लिखना चाहूं, इसको ऐसे लिखूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, अब लिखना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और R1 2। इस अब यहां पे क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो दो चीजें यहां पे लिखी हैं जो आपको थोड़ी सी अजीब ना लगे, ठीक है, शायद आपने सुना होगा, ये दो चीजें, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये क्या कर रही है, ये क्या है, दोनों के दोनों, ये है आपकी दोनों की दोनों आपका, ये क्या है, दिस बोथ आर यूनिट वेक्टर। ये क्या है, दोनों के दोनों बोथ आर यूनिट वेक्टर एंड दीज आर यूज्ड टू शो द डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर इसकी वैल्यू कोई पूछ ले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी इनकी वैल्यूज कोई पूछ ले, ठीक है, एक मैं लिख देता हूं, दूसरी आप खुद अभी लिख सकते हो, तो इसको होता है सिंपल R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर अगर लिखना है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R। ठीक है, R12 का भी सेम आप इसके साथ लिख सकते हो। मैं अगर मैं लिखना चाहूं यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं, R12 का क्या होगा, R12 का क्या होगा, R12 का R1 माइनस R2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ये सिंपल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है आपका वेक्टर। पीछे जो पढ़ा समझ में आया, ठीक है। एक और चीज अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, F21 मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, इज इक्वल टू, अगर इसमें सेकंड वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 1/2। अगर मैं सेकंड वाली, ये जो फोर्स है सेकंड वाली, इसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तब आपकी क्या बन जाएगी, F21। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, बेसिकली माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, और कुछ एक चीजें समझते हैं यहां पे कि आपने कूलम्स लॉ तो स्टडी कर लिया, अब कूलम्स लॉ में और क्या क्या चीजें हैं, कूलम्स लॉ में और क्या क्या चीजें हैं, कूलम्स लॉ में और क्या क्या चीजें हैं, कूलम्स लॉ में और आता है आपका, या फिर सिंपल लिख सकते हो आप, मेन पॉइंट्स ऑफ कूलम्स लॉ।
ठीक है, कूलम्स लॉ के मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो अगर सेम चार्जेस हैं, इफ चार्जेस आर सेम देन फोर्स क्या होगी? फोर्स विल बी रिपल्शन। समझ में आया अब तक? अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या होगी फोर्स आपकी? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और अपोजिट सेकंड पॉइंट क्या रखना है याद? ये जो आपकी जो कूलम्स फोर्स है, ये कैसी फोर्स होती है? आपका सेंट्रल फोर्स। बोलने का मतलब है फोर्स विल टेक प्लेस, फोर्स विल टेक प्लेस along the line joining of चार्ज। ठीक है जी, बोलने का मतलब है, यहां पे मैं सिंपल भाषा में बता देता हूं। ठीक है, अगर Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस हैं Q1 Q2, तो हमेशा फोर्स कैसी लगेगी? इस डायरेक्शन में, F21 यहां पे और F12 यहां पे, कभी भी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं लगेगी। ये फोर्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे दोनों चार्जेस मिल रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स की जो लाइन उन दोनों चार्जेस को मिला रही है उसी पे ये करेगी। ठीक है जी, और तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूं। ठीक है, आगे मल्टीपल चार्जेस में काम आएगा। ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent presence of थर्ड चार्ज। किसी तीसरे चार्ज की जो प्रेजेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो दो चार्जेस हैं, तीन चार्जेस बात कर लेते हैं, ये Q1 Q2 और कोई Q3, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लिया R1 और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने R2। ठीक है, तो अब Q1 चार्ज पे फोर्स लिखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 क्या लिखा जाएगा? K, सिंपल बात है, 1/4 Q1 Q2 बाय R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और F दूसरी फोर्स क्या है? F13 K Q1 Q3 डिवाइड बाय R2 का होल स्क्वायर। क्या Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स है उस पे Q3 से कोई फर्क पड़ा? कोई भी फर्क पड़ा नहीं। Q3 और Q1 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका Q2 की प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं। हाँ, नेट फोर्स Q1 पे चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे इस फोर्स की डायरेक्शन आएगी कुछ यहां पे, जिसको लिखेंगे हम F21। ठीक है, और इस फोर्स की आएगी कुछ यहां पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? सिंपल सी बात है, F13। हाँ, नेट फोर्स चेंज हो जाएगी, द नेट फोर्स विल चेंज, बट Q2 की वजह से जो Q1 पे फोर्स है उस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, उस पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है जो अभी हमने कर लिया, द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बस इतना रखना है ध्यान कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है उसको थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज विल नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन दी टू चार्जेस, या इनिशियल टू चार्जेस, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही रहेगी यहां। और जब एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स को अभी लिखना है तो उसको क्या लिखना है, वेक्टोरियली फोर्स को ऐड कर देना बस, ठीक है, वेक्टोरियली फोर्स को ऐड कर देना है। क्या मतलब है इसका, जैसे ये ओरिजिन है ना, कोई Q1 चार्ज है, कोई Q1 चार्ज है, उसको क्या किया हमने, वो रखा है R1 डिस्टेंस पे। कोई Q2 चार्ज है, वो रखा है R2 पे, सॉरी Q3 चार्ज है, वो रखा है R3 पे, और जो Q4 चार्ज है वो रखा है R4 पे। ठीक है जी। अगर मैं कूलम्स लॉ जो तुमने वेक्टोरियली पढ़ा है, अगर मैं Q1 Q2 को मिलाऊं, Q1 Q2 को मिलाऊं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे, R2 माइनस R1, है ना। Q1 और Q3 को अगर मैं मिलाता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी होगी आपका R3 माइनस R1, और मैं Q1 और Q4 को मिलाता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी R4 माइनस, ये ऐसा कुछ बन जाएगा, कुछ जाल सा बन जाएगा, लेकिन इससे परेशान होना नहीं है। बस आप अलग अलग चार्जेस की वजह से फोर्स लिखना स्टार्ट करो, लास्ट में क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं फोर्स, अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ठीक है, अभी नेट फोर्स तो यही होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंपल K Q1 Q2 R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर R21 आपका यूनिट वेक्टर। सेकंड में लिखना चाहूं F13 तो सिंपल क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 R3 माइनस R1 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर, और ऐसे सोन आप जितनी मर्जी फोर्सेस अभी लिख सकते हो। आप F14 भी यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर मैं जब Fnet लिखने जाऊंगा, Fnet तो सारी फोर्सेस आपस में वेक्टोरियली F12 प्लस ये वेक्टर है तो वेक्टर साइन लगाना जरूरी है, F13 प्लस स्टोन जितनी भी आए F1n जितना भी हो, तो इसको बोला सिंपल आपका। बस आपको ये पता होना चाहिए कि दो के बीच में जो फोर्स है उसका तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात आपको तो अभी थोड़ी सी समझ आई होगी, ठीक है। इसको हम एक और चीज मैं सिखा देता हूं यहाँ पे, अगर थोड़ा सा भी आपको याद होगा, ठीक है। आगे चलो जब क्वेश्चंस आएंगे तब आएगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे की प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक में नेट फोर्स बदल सकता है जो यहाँ पे लिखा हमने, लेकिन F12 की वैल्यू कभी भी चेंज होगी नहीं, F13 की वैल्यू कभी भी चेंज होगी नहीं। ऐसे करते करते आप कितना भी लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी मतलब यहां तक जो कूलम्स लॉ आपने स्टडी किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ एक एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा बोरिंग ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जांपल है 1.1, और ये जो 1.1 एग्जांपल है बेटा, इस एग्जांपल में लिखा है कि इफ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन दी अदर बॉडी। ठीक है, इन्होंने बोला 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी। क्या किया, हमें चाहिए कितना, लास्ट में क्या रिजल्ट चाहिए। हमने सिखाया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ने क्या बोला, ये बोला कि यस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमें 1 कूलम चार्ज चाहिए, 1 कूलम चार्ज चाहिए।
तो 1 कूलम मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। अगर प्लस 1 कूलम चार्ज चाहिए तो निकालना कितना पड़ेगा, वो बस ये बात है, -1 कूलम निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज आप निकालोगे वो मल्टीपल किसका होगा, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इतना पर्टिकुलर चार्ज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो चार्ज है आपका 1 कूलम, ठीक है, याद होगा आपको अगर थोड़ा सा भी, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। चार्ज कितना है, Q की वैल्यू 1, N आपको पता नहीं है, और इस E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये है। तो यहां पे क्या करोगे, जब N लिखोगे यहां पे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और N लिखोगे तो ये 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे कहां से, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, ताकि यहां पे चार्ज कितना आ जाए, 1 कूलम आ जाए, 1 कूलम आ जाए, ठीक है। पहला तो ये केस हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला उन्होंने, टाइम टेकन बाय 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स टू टेक आउट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड लगता है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम अभी लगता है, तो इतने जो है 10⁻⁹ बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन्स विल टेक टाइम। कितना टाइम लेंगे भाई, कितना टाइम लेंगे, इज इक्वल टू, सिंपल है, जितने 1 सेकेंड में निकले उससे डिवाइड कर देंगे। तो 10⁻⁹ डिवाइड बाय ये जो था, ये तो थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 10⁻⁹ सेकेंड्स लगेंगे, इतने सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। इसको अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो कितने आवर्स होते हैं, 3600, ठीक है। और आवर्स कितने होंगे, डेज कितने होंगे, इंटू 24, और ईयर्स कितने होंगे, इंटू 365, ठीक है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 198 ईयर, ठीक है जी। 198 का बोलने का मतलब क्या है, 198 बोलने का मतलब है बेटा सिंपल सा कि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है। 1 कूलम चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है। तो 1 कूलम, इफ यू हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 कूलम चार्ज, इट विल टेक सो मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तभी जो चार्जेस अगर आप देखोगे अपनी अभी बुक में, ये फर्स्ट एग्जांपल इसलिए भी दिया है कि चार्ज की यूनिट क्या दिए होते हैं, माइक्रो कूलम, कि चार्ज को क्या रखा गया होता है, छोटा सा रखा गया होता है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 10⁻⁻6। इतना याद रखना, जहां भी माइक्रो कूलम लिखा होगा उसको कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगले एग्जांपल में क्या बोला गया, द कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या नाम दिया गया, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड द मासेस। मतलब बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी परेशान अभी नहीं होना है, ठीक है। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहला केस है कि उनके फोर्सेस के बीच में जो रेशियो है वो निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। सेकंड है कि 2 प्रोटॉन्स के बीच में निकालना है, फिर निकालना है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर दिस। बेसिकली क्या किया इसने, पहले तुमको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू हमको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, 2 चार्जेस के बीच में
के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो क्या होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है G M1 M2 बाय आर स्क्वायर। ये आपने अभी मतलब क्लास 11th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो पता होगा ये आपको थोड़ा बहुत, है ना। K की वैल्यू मैंने बता रखी है पहले, 9 इंटू 10⁻⁹ होगी। G की वैल्यू, ये वाला जो G है, ठीक है, ये वाला जो G है, इस G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ पे यूनिट के लिए ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। अब पहला केस अगर देखोगे ए पार्ट का फर्स्ट अगर बात करोगे तो यहाँ पे Q1 कितना है, Q1 क्या है, क्या लिखा है इन्होंने फर्स्ट, 4n इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। हमने पढ़ा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे M1 की बात करते हो, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास मैंने बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास कितना होना बेटा, अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास कितना, अगर सिंपल आप क्या करते हो, अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हो तो वो उसकी वैल्यू कितनी लिखाई थी हमने, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब सिंपल, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में Fe की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fe की वैल्यू अगर मैं लिखना Fe बाय, अगर ये Fg या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो क्या लिखूंगा मैं, सिंपल लिखूंगा मैं कि Q1 Q2 की दोनों की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, आर स्क्वायर, ठीक है। Fg को भी करूंगा तो यहां पे लिखूंगा G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। M1 मतलब M1 ME क्या होगा आपका, ME की वैल्यू कितनी होगी, ME की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो होगी 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू यहाँ पे 1.67 इंटू 10, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है। और इसका आर स्क्वायर, ऊपर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही है, तो ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो दोनों के बीच में जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 इंटू 10⁻39 2.4 इंटू 10⁻39। सेकेंड अगर आप देखोगे, अब बिल्कुल परेशान नहीं होना, अगर आप इसका सेकेंड अगर आप पूछोगे कि सेकेंड क्या पूछा है सर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सेकेंड पूछा है फॉर टू प्रोटॉन्स, अगर दोनों के दोनों प्रोटॉन होंगे तो क्या फोर्स तो दोनों के बीच में सेम ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस में Q1 Q2 सेम ही रहेंगे, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ऊपर क्या था, एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो Fe तो आपको पहले से पता है, ठीक है। हाँ, अब यहां पे वहां पे M1 M2 में क्या था कि एक मास इलेक्ट्रॉन का था और एक मास प्रोटॉन का था। यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां पे Fe का अगर मैं लिखना चाहूंगा तो Fe तो सिंपल वही सेम, Fe तो बिल्कुल सेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। Fe तो वही आपका इसमें लिखा जाएगा Fe के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखा जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखा जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब दोनों मासेस जब लिखोगे तो क्या होंगे, दोनों मासेस क्या होंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का होल स्क्वायर, क्योंकि एमपी 2 बार लिख दिया मैंने, ठीक है, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वो तो दोनों केसों में सेम ही है। जब यहां पे करोगे सिंपल Fe बाय Fg, तो यहां पे आंसर आएगा Fe बाय 1.3 इंटू 10⁻36। अब इसमें कोई रेशियो अगर जब हम निकाल रहे हैं दो फोर्सेस के बीच में, तो जो यूनिट है वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। यूनिट क्यों चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी फोर्स है, तो दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट क्या रहेंगे बेटा, उसके हमेशा सेम रहेंगे। तो क्या रहेंगे, यूनिट उसके हमेशा सेम रहेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, सबको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए बस, ठीक है। फिर अगर थर्ड पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट जो उन्होंने बोला है, बी पार्ट में क्या बोला है बेटा, बी पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, बी पार्ट में ये है, अगर क्वेश्चन आप फिर से पढ़ोगे, क्वेश्चन क्या है बी पार्ट में, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स है, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन E4 इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, तो क्या होगा, फोर्स तो वही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पूछा गया है, तो फोर्स तो वही रहेगा, फोर्स तो क्या रहेगा, फोर्स तो क्या रहेगा बेटा, फोर्स तो वही रहेगा F, लेकिन मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। फोर्स क्या लिखा था हमने, फोर्स तो हमें वैसे ही याद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा, अगर दोनों ऑपोजिट है तो उसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10, ये K हो गया, Q1 और Q2 दोनों सेम है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 दोनों सेम है, और A R दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर थोड़ी सी भी याद होगी तो क्या दिया उन्होंने, 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर का होल स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये फोर्स को जब ए निकालोगे तो क्या करोगे, F डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया था, 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो कितनी इसका आंसर आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी आपका 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम जब एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालोगे, तो फोर्स तो सेम ही रहेगा ये वाला, ठीक है, लेकिन मास बदल जाएगा, तो होगा F डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और आंसर आएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं फिर से बताता हूं, अगर थोड़ा सा भी यहां पे समझ आया, कितना ज्यादा एक्सेलरेशन है ये, अगर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम सबको याद है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन कितना आया है, इतना बड़ा एक्सेलरेशन, एक में 10⁻22, इसमें 10⁻19 आया, ठीक है। तो बोलने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहां तक मेरी बात समझ आई होगी। सिंपल कूलम लॉ को यूज करके थोड़ी सी 11th की जो फिजिक्स है उसमें अभी दिमाग चलाना है, बाकी सीधी सीधी चीजें होने लग जाएंगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या अभी मतलब बोला गया है, ठीक है, मैंने सारा क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ये चार्ज है कोई एक, अब स्फेयर है उसके ऊपर चार्ज है, माना उसके ऊपर चार्ज है Q1, दूसरा जो स्फेयर है माना उसके ऊपर चार्ज कितना है अभी Q2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो ये डिस्टेंस लिखा हुआ है बेटा आपका 10 सेंटीमीटर,
अगर मैं इन दोनों के बीच में फोर्स लिखूं, कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स लिखूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स क्या लिखी जाएगी? फोर्स लिखी जाएगी के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या लिखी जाएगी फोर्स? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड केस में बोला कि अब ये जो आपका ए वाला चार्ज है इसको किसी सेम अनचार्ज स्फीयर के पास ले जाया गया और बी को भी सेम अनचार्ज स्फीयर डी के पास ले जाया गया। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये कोई स्फीयर है, यहां पे समझना, ये कोई स्फीयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा स्फीयर है वो कैसे है आपका? अनचार्ज्ड है, दोनों का साइज सेम है। जब इस स्फीयर को यहां पे लेके आओगे, इस स्फीयर को इस पास में लेके आओगे, अनचार्ज्ड स्फीयर को चार्ज्ड स्फीयर के पास लेके आओगे, तो क्या हो जाएगा? चार्ज हाफ हो जाएगा। इसमें भी कितना आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कितना हो जाएगा? हाफ। अगर इसमें Q चार्ज है तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें भी Q/2 हो जाएगा और इसमें भी Q/2 हो जाएगा। चार्ज आपस में बट जाएगा। ठीक है। इन्होंने फिर सेकंड केस क्या बोला बेटा? दे सेड द सेकंड केस इज कि अब चार्ज तो कितना हो गया? पास लेके आए तो इसमें कितना हो गया? Q1/2 और इसमें भी कितना हो गया? Q2/2 और डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ हो गया। अब मैं नई फोर्स लिखने जाऊं F न्यू, तो क्या लिखूंगा? K Q1/2 Q2/2। क्या डिस्टेंस भी क्या हाफ हो गया? क्या R/2 का होल स्क्वायर। उसको और आगे मैं लिखने जाऊं तो कितनी वैल्यू आएगी? इसको मैं लिखने जाऊं तो आएगी वैल्यू K Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 से 4 अभी कट जाएगा और क्या आंसर आएगा? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। यही वैल्यू क्या फोर्स की थी? अगर ये देखो, यही वैल्यू किसकी थी? स्टार्टिंग में जो फोर्स थी उसी की थी। तो इज इक्वल टू फोर्स। तो बोला कि नो चेंज इन नेट फोर्स। नेट फोर्स में कोई भी चेंज आएगा नहीं। नो चेंज इन नेट फोर्स। नो चेंज इन फोर्स। ठीक है जी, कि यहां तक मेरी बात समझ में आई है छोटी छोटी। ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आई होप यहां तक आपको अभी समझ में थोड़ा बहुत आया होगा। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मतलब ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, फिर भी लेकिन छोटी छोटी बातें आपको पहले से मैं सिखा देता हूं। ठीक है, जो आपने शायद पढ़ी भी होंगी पहले कभी न कभी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल क्या है, ध्यान रखना मेरी बातों का, अगर थोड़ी सी भी बात आपको याद होगी मेरी। ध्यान से सुनना मेरी बात। दो वेक्टर क्वांटिटीज है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। कोई ये ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। दोनों के बीच में एंगल क्या है बेटा? थीटा एंगल है दोनों के बीच में। ठीक है जी। दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है। मैंने बोला कोई दो क्वांटिटीज है, ए एंड बी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, बस मैं उससे अब रिलेट कर रहा हूं। अगर इसका कोई रिजल्टेंट पूछ ले कि नेट रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पे फोर्स हो सकती है, यहां भी फोर्स हो सकती है, वेलोसिटी तो क्या होगा? अगर उसका रिजल्टेंट कोई पूछ ले तो रिजल्टेंट क्या होता है? बेसिकली रिजल्टेंट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। हमेशा याद रखना ये वाली चीज। ठीक है। अगर अब कोई आपको वेक्टर दिया है, फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में। ठीक है। और वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या कंपोनेंट बना रहा है? हॉरिजॉन्टल के साथ कोई मान के चलो कोई फोर्स ही दिए चलो, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट एंगल बना रही है थीटा। तो आपको इसको बोलते हैं आपका कंपोनेंट्स में डिवाइड करना।
ठीक है, तो क्या हुआ, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा फोर्स का एफ एच, जिसको लिखा जाएगा एफ कोस थीटा, ये याद रखना, यूज होगा, ये आगे भी यूज होगा बहुत बार। और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा बच्चे, वो आएगा एफ साइन थीटा। क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एफ कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, एफ कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, एंगल याद रखना, ऐसा नहीं कि बस वर्टिकल मान लिया तो ऐसे, एंगल याद रखना, एंगल के साथ वाला लेना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो उसके अपोजिट है, तो ये हुआ साथ वाला और ये हुआ आपका ऊपर वाला। ठीक है, तो एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा पता आपको होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, समझ के अगर आपको कंपोनेंट करने आने चाहिए। स्टार्टिंग में हमने बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है, हर लेंथ सेम होती है। ठीक है, हर साइड लेंथ सेम होती है। अब बोला कि उसके सेंट्रोइड में क्या रखा है, कोई चार्ज रखा है जिसकी भी वैल्यू कितनी है, क्यू। तीनों चार्जेस की क्या है, क्यू 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 चार्ज है तीनों। ठीक है, सेंटर में भी क्या चार्ज रखा है, क्यू। तो उस क्यू पे नेट फोर्स निकालनी है। जब हम ऊपर सीख रहे थे ना कि बोला कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे से उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रोइड थोड़ा सा भी याद होगा तो उसकी जो डिस्टेंस है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, और ये भी एक्स होगी। ठीक है, तीनों लेंथ क्या होगी, एक्स होगी। तो मैं क्या करता हूं, एक एक करके फोर्स लिखना स्टार्ट करता हूं। अगर मैं F1 फोर्स लिखूंगा, F1 फोर्स की वैल्यू में लिखूंगा, F1 फोर्स की वैल्यू में लिखूंगा तो क्या होगा, K Q2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर मैं F2 लिखना स्टार्ट करूंगा तो F2 की वैल्यू भी सेम ही होगी आई थिंक। ठीक है, K Q स्क्वायर बाय एक्स। और सारी फोर्सेस कैसे होंगी, रिपल्शन, मतलब Q1 से दूर जाएंगी। अगर ये Q1 Q2 है तो फोर्स और अभी मतलब रिपल्शन अपोजिट डायरेक्शन में, कहां जाएगी बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। और F3 भी क्या होएगा, K Q स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्शन तो ऊपर उन्होंने अभी लिखी रखी है, डायरेक्शन तो लिखी रखी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी सी बात पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें कि मतलब फोर्स लिखते कैसे, डायरेक्शन तो आपको ऑटोमेटिकली पता है ही, डायरेक्शन आपको ऑटोमेटिकली पता है ही। अब क्या करना है, मैंने इस पे नेट फोर्स पूछा है। नेट फोर्स क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में डिवाइड कर लेते हैं। ये मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये लाइन मान ली वर्टिकल कंपोनेंट। ये क्या मान लिया बच्चे, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है जी, अब देखते हैं, अगर ये एंगल पूरा 60 तो ये एंगल कितना बेटा, 30 डिग्री। ये कितना, अभी 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 90 है, तो ये कितना, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको भी कितना होना पड़ेगा बच्चे, इसको भी होना पड़ेगा क्या, 60 डिग्री। इसको भी कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री होना पड़ेगा। और ये 60 है तो दूसरा कितना बचा, ये बच गया आपका, ये कितना बचा, ये बचा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 60, ये भी 60, और ये आपका 30, और ये वाला भी 30। तो सिंपल सी बात है, नहीं ये वाला आपका हो गया 60, ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला भी कितना हो गया, ऊपर वाला, ये वाला भी हो गया आपका कितना, 30 डिग्री। और ये वाला कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया, ये वाला हो गया 60 डिग्री। सारे एंगल लिख के बता रहा हूं, जैसे करना है वैसे कर लेना। ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है जी, ठीक है, आपको सिंपल से अगर मैथ्स आती है तो मैंने सारे एंगल लिख दिए। ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। F2 का ये जो F2 फोर्स है, F2 फोर्स है, ये F2 फोर्स है। तो F2 फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, F2 फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, F2 कोस थीटा। यहां पे कितना आएगा, F2 कोस 30 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F2 कोस 30। और इस वाले की कितनी आएगी, यहां पे
यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, F3 cos 30। अगर यहां पे आप देखोगे F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, F2 और F3 का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल अभी मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 30, तो F2 cos थीटा से F3 cos थीटा खत्म, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। इस डायरेक्शन में फोर्स कितनी है, ये टोटल फोर्स कितनी है F1। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे जाएगा F2, इसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां जाएगा और इसका भी वर्टिकल यहां जाएगा, तो F2 sin 30 प्लस F3 sin 30। और F2 F3 का अगर यहां से आप देखोगे, यहां से थोड़ा सा भी पता समझ में आ रहा है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऊपर की डायरेक्शन को नेट फोर्स कितनी आएगी, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो और F2 तो 1/2 कितना हो गया 1, क्योंकि तो ये वाली फोर्स भी कितनी होगी ऊपर मिला के F1 के बराबर, क्योंकि F2 और F3 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है F1। तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा F1/2, और इसकी भी कितनी आएगी F1/2। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है F1, तो नीचे भी F1 ऊपर भी F1, ये दोनों भी आपस में कट गए, तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 0 और वर्टिकल में भी 0, तो नेट फोर्स कितनी आई इस पूरे सिस्टम की, F नेट कितना आया 0, कितना है बच्चे 0। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। जो मैंने आपको सिखाया कंपोनेंट ये सब आगे काम आते रहेंगे, ठीक है, बार बार काम आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब जो सीखा उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपका उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसमें बोला कंसीडर दी चार्जेस क्यू, ये सब है, द प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज। ईच चार्ज का मतलब है सेम। अगर पहले मैं क्या करता हूं, चार्ज जो ए पोजीशन पे लिखा है उसको मैं एफ ए लिख लेता हूं, फोर्स। इस चार्ज की बात करते हैं सबसे पहले, फोर्स ऑन ए, किसकी वजह से फोर्स है, ठीक है। एक तो फोर्स है Q2 की वजह से, किसकी वजह से फोर्स है, ड्यू टू Q2, और एक इसकी वजह से फोर्स है प्लस ड्यू टू Q3। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, ए पे Q1 की वजह से फोर्स निकालते हैं। क्या करते हैं, एफ ए पे किसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं आपका क्या बोल इसको, टोटल फोर्स निकालते हैं। तो पहले Q2 की वजह से फोर्स निकालते हैं Q1 पे, ठीक है। Q1 पे फोर्स निकालेंगे तो F12 उसको नाम दिया गया F12 अगर मैं लिखूंगा तो F12 होगा क्या, F12 बेसिकली क्या होगा, F12 होगा आपका, डायरेक्शन तो पता ही है, K Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो कितना होगा L²। ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स है, दूसरा फोर्स है आपका Q1 में Q3 की वजह से, तो F13 कितना होगा ये K Q1, और ये अभी माइनस का फोर्स है लेकिन डायरेक्शन आपको पहले से पता है, फिर भी चलो मैं लिख देता हूं, Q ही होगा, ठीक है, Q1 Q3 डिवाइड बाय L²। इसकी वैल्यू आ जाएगी K Q1 सॉरी एक ही लिख देते हैं अब, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी KQ² डिवाइड बाय L²। ठीक है, इसकी कितनी आ जाएगी माइनस KQ² L²। अब नेट फोर्स ऐसा नहीं कि दोनों माइनस है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड करके 0 कर दिया। हमने पढ़ा था कि फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिंपल अलजेब्रा की तरह सोल्व होगा नहीं। अगर यहां पे एंगल देखोगे आप, एंगल अगर ये एंगल देखोगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है 120, यहां पे भी एंगल की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, तो अब टोटल फोर्स अगर ए पे निकालेंगे, एफ ए पे निकालेंगे ए, तो कैसे होगा आपका, इन दोनों फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। और क्या सिखाया था उसका तरीका, उसका तरीका मैंने सिखाया था, एफ दो भी फोर्सेस है प्लस 2
F12 F13 cos ऑफ, दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा 120, दोनों के बीच में एंगल कितना है 120। सिंपल सोल्व करोगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, cos ऑफ 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं अभी ब्रैकेट में थोड़ा सा समझा देता हूं। cos ऑफ 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ 120 को लिख सकता हूं मैं cos ऑफ 90 प्लस 30, ठीक है, और cos ऑफ 90 प्लस 30 क्या होता है माइनस साइन 30, क्या होता है आपका माइनस साइन 30, ठीक है जी। अब क्या किया मैंने, सिंपल है, F12 तो इनका मैग्नीट्यूड तो अभी सेम ही है, ठीक है, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा आपका अभी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डायरेक्शन मैंने पहले ही अभी लिख दी है। तो यहां से कॉमन क्या आ गया के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी क्या 1 1, तो कितना होगा यहाँ पे कितना होगा 2, और यहाँ पे कॉमन आ गया तो 1 बचा, यहां भी 1 + 1 2, और ये माइनस साइन 30 तो -2 इंटू इसका 1 1 था तो, और ये 1/2, 2 से 2 खत्म, तो वैल्यू आई के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है, जो किस पे नेट फोर्स जो ए फील कर रहा है। सेम तरीके से अगर आप जाओगे तो आपकी एफ बी भी इतनी ही आएगी, एफ बी भी इसी के बराबर आएगी, सेम सब कुछ सेम है। एफ बी को अगर आप देखोगे, एफ बी को भी सेम फॉलो करके सोल्व करने की ट्राई करोगे तो आपको आंसर मिलने लगेगा, आपको आंसर मिलने लगेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इन सेम वे एज एफ ए, इन सेम वे एज एफ ए। नीचे आते हैं, अब बाकी सब कुछ सेम है, F31 और F32 की वैल्यू तुम सबको पता है, ठीक है। अगर फिर भी अगर मैं FC पे फोर्स निकालना चाहूं, FC पे फोर्स निकालना चाहूं तो 1 3 की वैल्यू भी मुझे पता है, और अगर F32 की वैल्यू भी अगर मैं निकालूं, F32 मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, तो उसकी वैल्यू कितनी है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ही आने वाली है। तो FC पे अगर मैं नेट वैल्यू निकालूंगा तो नेट कितनी वैल्यू आएगी उसकी, सेम ऐसे ही आएगा वो, जैसे F31 होल स्क्वायर प्लस F32 होल स्क्वायर प्लस 2F31 प्लस F32। अब एंगल कितना, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में, ये एंगल अगर आप देखोगे कितना है बेटा 60 एंगल है, ये कितना एंगल है 60, तो यहां पे लिखूंगा मैं cos 60, कितना लिखूंगा मैं यहां पे cos 60 लिखूंगा मैं यहां पे, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। बाकी सारी बातें सिंपल हैं, अब क्या करना है, तो ये सिंपल इसको सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, वहां पे लिखा भी इन्होंने, ठीक है, जिसको बोला ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos 60 होता है आपका, cos 60 होता है 1/2 तो √3, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूंगा तो सिंपल आएगा √3 इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और इसी फोर्स को के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर यहां भी, ठीक है, और यहां भी उसको नाम दिया गया है एफ का, ठीक है, इसको नाम दिया गया है एफ का। जब भी यहां पे पढ़ोगे तो F1 F2 किसके बराबर आएगा, मतलब FA इज इक्वल टू FB, इसकी वैल्यू किसकी बराबर है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जिसको सिंपल लिख दिया F, और जो F3 जो है या FC पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू सिंपल आई आपका √3F। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ज्यादा बिल्कुल परेशान नहीं होना, सिंपल चीजें जो आपको आनी चाहिए, ठीक है जी। अब कुछ एक एक्सरसाइज, आई होप आप एक्सरसाइज मतलब अपने आप ही चाहोगे कि आप ही इसको सोल्व करो, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक हिंट दे देता हूं जो है कि कैसे एक्सरसाइज को सोल्व करना है। अगर स्टार्टिंग में बात करते हैं, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्जेस charged spheres having charges 2 into 10 raised to power minus 7 and 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम प्लेस। सिंपल क्या है, याद रखना कि चार्ज को रखना है कूलम में और जो डिस्टेंस है उसको रखना है मीटर में, ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है आपका, सिंपली सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, फोर्स कितना आएगा, फोर्स पूछिए तो K Q1 Q2 डायरेक्ट पुट करोगे, ठीक है, डिवाइड बाय
आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 की जगह क्या लिखना है, Q1 की जगह लिखना है अपना 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 की जगह रखना है 3 इंटू 10⁻⁷, और R की जगह रखना है 30 इंटू 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर की जगह लिखोगे 30 इंटू 10⁻²। ठीक है, फिर लिखना पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, तो आंसर आने लगेगा। ठीक है, सेकंड पे चले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of 0.4 coulomb due to another small sphere of charge minus this in air is 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस? सिंपल है, अगेन फॉर्मूला पे लिखना है, फॉर्मूला पे लिखोगे तो फॉर्मूला क्या है, अगेन Q1 Q2। अगर सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे फोर्स दी हुई है, तो फोर्स क्या है 0.2, K की वैल्यू तुमको पता है, Q1 Q2 पता है, आर स्क्वायर तुमको निकालना है। ठीक है, इसको Q1 की जगह पुट करोगे 0.4, हाँ, और यहां पे माइक्रो कूलम को की जगह कूलम में कन्वर्ट करोगे तो करोगे 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। मैंने पहले भी अभी बताया था कि चार्जेस, बड़े चार्जेस नहीं दिए होते हैं, वाई? बिकॉज द 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग। ठीक है, टू क्रिएट दैट चार्ज इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमको लग गया था 200 साल अप्रोक्सीमेटली, लेकिन यहां पे क्या है, तभी छोटे चार्जेस लिए जाते हैं, तभी क्या होता है आपका, छोटे चार्जेस लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 1.3। ठीक है, 1.3 में क्या है, चेक दैट द रेशियो k स्क्वायर दिस इज डायमेंशनलेस। ये तो अभी किया एग्जांपल, अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको, एग्जांपल कौन सा था ये, एग्जांपल 1.3, एग्जांपल अगर थोड़ा सा भी याद होगा आपको 1.3, तो के स्क्वायर ये अभी मतलब ये किसका फोर्स था, द रेशियो ऑफ फोर्सेज। ये क्या था, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जब इन दोनों के दो फोर्सेस या दो सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, डायमेंशनलेस। क्या आएगा आंसर, डायमेंशनलेस। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे तो इजीली आंसर आएगा। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जो भी चार्ज है Q इज इक्वल टू NE, मतलब E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है। ठीक है जी, ठीक है। वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस? सिंपल सी बात है ना, जब लार्ज स्केल चार्जेस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को देखोगे, फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज लिया 2 कूलम या फिर 1 कूलम मान लिया, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मतलब 1 कूलम चार्ज बनाने में आपको कितने सारे अभी मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, कितना 10⁻19 समथिंग चाहिए, क्योंकि जो -19 होगा ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका इतने ज्यादा मतलब छोटे 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 छोटे, तो वही बात होगी कि छोटे 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 इतने सारे इलेक्ट्रॉन बिखरे होंगे, बिलियन मिलियन, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी कि वो सब अभी कंटिन्यूअसली बिखरे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्हेन अ ग्लास रोड is rubbed with the silk cloth, charges appear on the both. A similar phenomena is observed with many other pairs of body. Explain how is the observation is consistent with the law of conservation of charge. सिंपल बताया कि ये जो ग्लास रोड है इस पे कैसा चार्ज आता है बेटा, अभी ग्लास रोड पे आता है, तो जो अभी मतलब जो एग्जांपल किया था, ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो भी आपका अभी मतलब सिल्क क्लॉथ है उस पे कैसा आता था, नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी यहां पे कुछ चार्ज आया होगा। मतलब चार्ज प्रोड्यूस करने का एक ही तरीका है, जब आप कहीं से कुछ चार्ज निकालोगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, पीछे बचेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यही होता है कहीं ना कहीं आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ, यही होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आई? अब यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 1.6 है, ये भी इजी सा सवाल है, लेकिन इसको मैं कर देता हूं आपके लिए। यहां पे काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे बेटा, इसमें क्या बोला है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे थोड़ा सा भी, मैं इसको नीचे कर देता हूं एक बार। अगर इसको आप देखोगे तो 4 पॉइंट चार्जेस जो भी है ये QA, QB, QC एंड QD लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले ना,
तो टेढ़ी बन गई। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं, इजीली समझ जाओगे, वैसे तो ऐसा कुछ मुश्किल वाली बात है नहीं। इसने बोला कि कोई स्क्वायर है, ठीक है, उसमें 4 चार्जेस को रखा, यहां पे रखा 2 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा -5 माइक्रोकूलम, थर्ड वाले पे रखा 2 माइक्रो, यहां पे रखा -5 माइक्रोकूलम। ये वाला बन गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब बोला कि जब सेंटर पॉइंट की बात आई, सेंटर पॉइंट पे क्या बात रखा और उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। साइड कितनी बच्चे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप भी पहले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके। तो यहां पे कितनी आई आपकी वैल्यू, सेंटर पे कैसा आया चार्ज, सेंटर पे चार्ज आया 1 माइक्रोकूलम, सेंटर पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। अब इसने पूछा क्या कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जब स्क्वायर की बारी आएगी, जब इसके डायगोनल्स को कट, ऐसे ये जो डायगोनल्स है आपने पढ़ा होगा मैथ में थोड़ा बहुत, ठीक है, ये जो डायगोनल्स हैं इसकी सबकी वैल्यू सेम है। ये मान लिया x है, सबकी वैल्यू सेम आएगी, ये भी x, ये भी x और ये भी x। ये अभी मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप अभी निकाल भी सकते हो। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आई, ऑब्वियस सी बात है 10√2 आएगी, और हाफ करोगे तो आपका कितना आएगा 10/√2 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। अब इस -5, अगर मैं देखूं -5 और इसकी वजह से फोर्स कहां आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि फोर्स ऑफ, ये माइनस, ये पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां जाएगा, है ना। और यहां भी, यहां वाला इस -5 और 1 के साथ यहां जाएगा, कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा क्या कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर मैं दोनों की वैल्यू को लिखना चाहूं तो कितना आएगी, कैसे आएगी, k -5 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में कट जाएगा। सेम यहां पे 2 और 1 के बीच में क्या फोर्स ऑफ, 2 और 1 के बीच में फोर्स ऑफ, इस वाले में फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां आएगा, ए और सेंटर के बीच में, और सी और सेंटर के बीच वाला यहां आएगा। सेम इसकी वैल्यू भी क्या होगी सेम, ये भी आपस में कट जाएगा। तो नेट फोर्स कितना आएगा मेरे भाई, नेट फोर्स आएगा 0। नेट फोर्स कितना आएगा 0। नेट फोर्स कितना आएगा 0, क्योंकि सारे फोर्सेस 1 कूलम माइक्रोकूलम का जो चार्ज है उस पर कट गए। ठीक है, बना के देखोगे समझ आने लगेगा, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है,